मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था और अच्छी तरह से शासन करना चाहता था। वह जानता था कि अच्छी तरह शासन करने के लिए सैन्य ताकत को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित कराया। वो जानता था कि जब तक उसके सैनिक अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता है। सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए ही उसने सैनिक प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। साथ ही उसने समरू नाम के एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने साहस करके अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और उनको जो रियायतें, जो छूट व्यापार में मिल रही थी, उन पर भी उसने प्रतिबंध लगाने का साहस किया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, जो बिहार में है, वहां स्थानांतरित कर दी। वो अंग्रेजों की नीयत से वाकिफ था। वो जानता था कि कभी न कभी अंग्रेज उस पर भी आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए वो सारे कदम बहुत सावधानी से उठा रहा था। लेकिन अंग्रेजों को जब उसके इन सब कामों की भनक मिली तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। जब उन्होंने ये निश्चय किया कि अब पुनः मीर जाफर बंगाल के नवाब बनेंगे तो इस व्यवहार से मीर कासिम आग बबूला हो गया। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अपनी सेना संगठित करके कई बार अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु यहाँ पर अंग्रेजी सेना का पलड़ा बहुत भारी था और उसकी सेना पराजित हो गई। मीर कासिम को भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया और अपनी सेना को तैयार करने लगा। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना जब तैयार हो गई तो उन्होंने अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध किया। परंतु ये तीनों सेनाओं के मिलने के बाद भी अंग्रेजी सेना भारी पड़ रही थी और यहाँ पर भी सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम की सेना हार गई। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और साथ ही साथ अवध भी अंग्रेजों के राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व में आ गया। इस तरह से एक प्रकार से और अंग्रेजों का राज्य बढ़ता ही जा रहा था। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था और वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूती से जमा दिए, क्योंकि उनका राज्य विस्तार बढ़ता जा रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया और यहाँ आने पर उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 2 संधि कर ली। इन संधियों को इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहते हैं। आइए इन संधियों के विषय में हम जानें। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई और ये अंग्रेजी कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में हुई। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया और इस फरमान से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। वे अब इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली करने के अधिकारी हो गए और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। बच्चों, आप ये सभी युद्ध और संधियों की तारीखों को बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई कंपनी और नवाब शुजाउद्दौला के बीच। इस संधि के तहत कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए और अवध का शेष भाग यानी कि इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर अवध का जो शेष भाग बचा वो नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। इसका एक और नुकसान हुआ कि नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में देने पड़ गए। इस समय बंगाल में क्लाइव ने एक और संधि करी। बंगाल के नवाब से क्लाइव ने एक संधि करी जिसके तहत
बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया। इस संधि के अनुसार प्रशासन का सारा उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर आ गया और राजस्व वसूली के लिए कंपनी उत्तरदायी हो गई, यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इन सभी तरीकों से भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर हर तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इन तीनों संधियों से उनका राज्य विस्तार बढ़ता गया। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसी चीजें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं और इसके लिए वो नवाबों पर और अंग्रेजों पर हर तरह से दबाव बनाते थे। आइए जानें वो क्या थी। पहली थी चुंगी कर और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की छूट। अंग्रेज ये चाहते थे कि उनके सामानों पर उन्हें कोई कर न देना पड़े और उन्हें ये स्वतंत्रता हो कि वो अपने सामान को कहीं भी ले जा सकें। इससे ये होता था कि उनके सामान का मूल्य कम होता था और बाकी सामान महंगे होते थे, जिससे उनके सामान की बिक्री ज़्यादा होती थी और उनका व्यापार और बढ़ता जाता था। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज हर तरह से मनमानी कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारतीय उनका सामान महंगे दामों में खरीदें और जब वो खुद भारतीयों का कोई सामान खरीदते थे तो जोर जबरदस्ती और सैन्य बल के कारण उसे वो बहुत कम दाम देते थे। अंग्रेज किसी भी प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनी को भारत में व्यापार नहीं करने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार ना कर सके। इसके लिए वो मजबूर कर रहे थे भारतीय राजाओं को। बंदरगाहों के पास किलेबंदी कर रहे थे और पट्टे पर जो जमीन उन्हें मिली थी वहां पर वो जबरदस्ती शासन चला रहे थे। साथ ही अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से वे भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति भी भारतीय शासकों से जबरन प्राप्त करते थे। ब्रिटिश कंपनी के इन हथकंडों का भारतीय राजाओं पर बहुत असर हुआ। ब्रिटिश कंपनी इन्हीं हथकंडों से चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। वे जब चाहते तब अपनी संधि की शर्तों को बदल देते या तोड़ देते। ब्रिटिश शर्तों के अधीन जो क्षेत्रीय राजा थे उनका कोष खाली होता जा रहा था। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में आ जाती थी और राज्य का सारा खर्चा राजाओं को उठाना पड़ता था और अगर राज्य की जनता परेशान होती थी तो उसकी जिम्मेदारी भी राजाओं पर आती थी। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार बच्चों, हर तरह से भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार होता जा रहा था।